हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है क्लास 11th की और NCERT हम उसमें पढ़ रहे हैं और अब हम आ गए हैं यूनिट 3 पे और उसके चैप्टर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कल देखा था कि कैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एंड हमने फिर वेदरिंग देखा था। वेदरिंग में 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग देखी थी हमने और अब हमें देखना है इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन सी वेदरिंग होती है? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। तो वेदरिंग के इफेक्ट्स क्या हैं, वेदरिंग की वजह से होता क्या है, उसके कॉजेज क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ओके, सो फर्स्ट इज एक्सफोलिएशन। ठीक है, तो एक्सफोलिएशन हमें पढ़ना है कि एक्सफोलिएशन क्या है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon so that you will get the notifications for any upcoming video. Okay, so please subscribe the channel and press the bell icon. Okay, now exfoliation हम पढ़ेंगे और exfoliation है क्या? बेसिकली ये क्या है? वेदरिंग का, फिजिकल वेदरिंग का एक कॉन्सिक्वेंस है। ये जो प्रोसेस है फिजिकल वेदरिंग, इसमें क्या होता है, इसमें फिजिकली कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। वेदरिंग होती है, मतलब हार्मफुल नहीं बोल सकते बट उसके फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते। लाइक एक्सफोलिएशन में होता क्या है, एक्सफोलिएट होना मतलब कोई भी लेयर निकल जाना। ठीक है, तो ये एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएशन इज़ अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये रिजल्ट है। ठीक है, किसका? फिजिकल वेदरिंग का, जैसे कि अभी मैंने बोला भी था। ठीक है, तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड सॉल्ट वेदरिंग, इसकी वजह से एक्सफोलिएशन होता है। फ्लेकिंग ऑफ हो जाता है, यानी जो लेयर्स होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। एंड शीट्स ऑफ शेल्स फ्रॉम ओवर रॉक्स और बेड रॉक्स रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेसेस। ठीक है, जब लेयर्स निकल जाती हैं तो क्या हो जाता है, एक जो अंदर का जो सरफेस निकल आता है बाहर, वो स्मूथ होता है। ठीक है, एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि फिजिकल वेदरिंग में होता क्या है, टेम्परेचर, PVT इफेक्ट करता है। PVT का एक मेजर रोल होता है। ठीक है, तो PVT क्या है ये आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, क्या हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो एक्सफोलिएशन जो है ये PVT की वजह से भी हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से, जिसमें T जो होता है वो टेम्परेचर के लिए होता है। ओके, तो एक्सफोलिएशन जो है ये इसी अनलोडिंग की वजह से होता है। ठीक है, इसका रिजल्ट है ये। तो अब सिग्निफिकेंस क्या है वेदरिंग का, वाई वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हर जो भी प्रोसेस है नेचुरल वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, लेट्स सी। तो वेदरिंग प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली रेगुलेट और सॉइल्स बट ऑल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट। ठीक है, तो हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि वेदरिंग की प्रोसेस की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, लेकिन साथ ही साथ होता क्या है, मास मूवमेंट्स और इरोजन भी होते हैं। ओके, एंड क्या है, बायोम्स और बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ वेदरिंग मैंटल्स। इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर्ड। ठीक है, तो इरोजन का सिग्निफिकेंस तब तक नहीं है जब तक कि रॉक्स वेदर्ड नहीं होंगी, है ना। तो दैट मीन्स वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग। तो वेदरिंग की वजह से मास वेस्टिंग भी होती है, इरोजन होता है, रिडक्शन होता है रिलीफ्स में एंड चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स में। रिलीफ्स क्या होते हैं, रिलीफ फीचर्स होते हैं, स्मॉल हिल्स बोल सकते हो, क्लिफ्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स हैं। सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्प्स इन एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से किन किन चीज़ों में कंसंट्रेट, क्योंकि देखिए एक तरफ से वेदरिंग हो रही है तो दूसरी तरफ चीज़ें जाके डिपॉजिट्स हो रही हैं, है ना। ये हम लोगों ने देखा था बाय द हेल्प ऑफ विंड, वाटर, वॉट एवर इट इज़, लेकिन दूसरी तरफ जाके चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं। और डिपॉजिट हो रही हैं तो वो डिपॉजिशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, मिनरल्स होंगे, ओर्स होंगे। ठीक है, आयरन के हो सकते हैं, मैग्नीज हो सकता है, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, कोई भी वॉट एवर मिनरल। ठीक है, बट मिनरल्स होंगे। ओके, विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द नेशनल इकोनॉमी। एंड अगर हमें ये वेदरिंग नहीं होगा, अगर वेदरिंग प्रोसेस नहीं होता है तो हम लोग मिनरल्स की जो भी
एक्सट्रैक्शन है वो कैसे कर पाएंगे, हम लोगों को मिनरल्स कैसे मिलेंगे। एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, येस वी नो कि मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सबको पता है। इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें, किसी भी नेशन की इकोनॉमी जो है वो मिनरल्स पे डिपेंडेंट होती है कहीं ना कहीं। ओके, तो मिनरल्स जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं नेशनल इकोनॉमी में। सो वेदरिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बॉक्स में, व्हेन रॉक्स अंडरगो वेदरिंग सम मटेरियल्स आर रिमूव्ड थ्रू केमिकल और फिजिकल लीचिंग बाय ग्राउंड वाटर एंड देयर बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग वैल्यूएबल मटेरियल्स इंक्रीजेस, है ना। तो कुछ मटेरियल्स जो रिमूव होते हैं, जो अपर लेयर रिमूव होती है, वो किसको छोड़ जाती है पीछे, किसको छोड़ जाती है, वैल्यूएबल मटेरियल्स को, जिनकी एक्चुअली ज़रूरत है, जिनकी वैल्यू है, ठीक है। और वो वैल्यूएबल मटेरियल्स जो होते हैं फिर वो इंक्रीज़ करते रहते हैं। वाई? क्योंकि वेदरिंग का प्रोसेस कोई एक बार होने वाला तो नहीं है ना, ये तो साइकिल है, ये तो साइकिल चलती रहेगी। तो ऐसे ही फिजिकल लीचिंग की वजह से वैल्यूएबल मटेरियल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड दे हेल्प्स इन इनरिचमेंट ऑफ सॉइल एंड मिनरल्स। ओके, सो ये हमने देख लिया। अब दूसरा है मास मूवमेंट्स। मास मूवमेंट्स जो होते हैं ये ग्रेविटी और कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट इसमें, जैसे कि रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड करेंट्स, ये जो होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, मास मूवमेंट में क्या है, मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड करंट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। तो ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे थे, ये मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मास मूवमेंट में ओनली ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ग्रेविटी का हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, जबकि क्योंकि ग्रेविटी दिया भी था उसमें कि ग्रेविटी कैसे किसी मटेरियल को अफेक्ट करती है, कैसे ये नेचुरल प्रोसेस को, फिजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है। सो वी हैव सीन इन अर्लियर वीडियो ऑल्सो। ओके, तो इसमें क्या है, दैट मीन्स मास मूवमेंट्स डू नॉट कम अंडर इरोजन थ्रू देयर इज अ शिफ्ट एडेड बाय ग्रेविटी फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर। तो होता क्या है, मास मूवमेंट में क्या होता है, कोई एक चीज़ उठ के वो दूसरी जगह चली जाएगी। ओके, तो जब ऐसा कुछ मूवमेंट होता है कि मासेस जो है वो अपनी प्लेस को चेंज कर लेते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो इसमें ये रनिंग वाटर और ग्लेशियर्स ये सब रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बिकॉज ये इनका जो फोर्स है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई भी मास को उठा के वो दूसरी जगह पुट कर दे, नो, ठीक है। तो इनका फोर्स जो होता है वो लगता रहता है, रेगुलर होता है। जो मूविंग फोर्सेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, ठीक है। ग्रेविटी लेकिन एक बहुत एक्सटर्नल और हाई क्वांटिटी, हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स है, तो वही वो ये काम कर पाता है कि मास मूवमेंट्स को वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पुट कर देता है। ओके, नाउ मटेरियल्स ओवर द स्लोप्स हैव देयर ओन रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बिंग फोर्सेस एंड विल यील्ड ओनली व्हेन द फोर्स इज ग्रेटर दैन शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल्स। तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि एक रेजिस्टेंस होता है, एक फोर्स होता है। फोर्स जब एक्ट करता है तो रेजिस्टेंस जो है वो वर्क करता है। अब ये रेजिस्टेंस मटेरियल की खुद की क्वालिटी है, उसका खुद का एबिलिटी है कि वो कितना रेजिस्ट कर पा रहा है फ्रॉम दैट मूवमेंट विच द फोर्स वांट्स दैट टू डू, ठीक है। उस मटेरियल को जो फोर्स है वो जितना मूव कराना चाहता है, और वो मटेरियल की एक खुद की जो एक प्रॉपर्टी है वो है रेजिस्टेंस। तो मटेरियल अपना रेजिस्टेंस लगाता है उसको रोकने के लिए। बट होता क्या है कि जो फोर्स है उसको अगर वो रेजिस्टेंस रोक नहीं पा रहा है तो देन क्या होगा, वो मूव कर जाएगी बॉडी, जो फोर्स चाहता है वो हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली यही हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, 9th 10th की फिजिक्स में सबने ये पढ़ा है कि हाँ, हाउ फोर्स एक्ट्स एंड हाउ मटेरियल्स रेजिस्ट देमसेल्व्स। ओके, तो एक तरीके से बोल सकते हैं फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है ना। तो वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स, थिनली बेडेड मटेरियल्स, फॉल्स, स्टीपली डिपिंग बेड्स, वर्टिकल स्टिफ्स, क्लिफ्स एंड स्लीप। तो जब दो फोर्सेस यानी रेजिस्टेंस की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है और जो दूसरा फोर्स जो ग्रेविटी लगा रही है, ये दो फोर्सेस जब एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट करें, जो भी है, अगर ये दोनों एक दूसरे के फॉरवर्ड आते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं तो क्या होता है, फॉल्स, बेडेड रॉक्स, स्टीपली डिपिंग बेड्स, ये सब जनरेट हो जाते हैं, क्लिफ्स जनरेट हो जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बट क्योंकि ये फिजिकल है और ये क्योंकि फिजियोग्राफी है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो चीज़ों को समझने में। बट इफ़ यू इंटरलिंक विद योर कॉन्सेप्ट्स जो आपने ग्रेविटी और ग्रेविटेशन और फोर्सेस में पढ़ा हुआ है, देन यू विल फेस नो प्रॉब्लम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको लिंक करना है सिर्फ चीज़ों को, होता वही है, ठीक है, बट
डेफिनेशंस दूसरी हो जाती हैं, है ना। सो सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज प्रिसीड मास मूवमेंट्स। तो ये एक्टिवेटिंग कॉजेज क्या होते हैं जो मास मूवमेंट को प्रिसीड करते हैं, ओके। तो पहला है रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल्स अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स। तो जो सपोर्ट होता है वो हट जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप्स। जैसे ही जैसे चीज़ें इकट्ठी होने लगेंगी उनकी हाइट इंक्रीज करने लगेगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन हाइट हो जाता है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है। हाइट इज एक्चुअली यहाँ पे जो इंक्रीज इन ग्रेडियंट है ना, ये वही होता है। ग्रेडियंट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इफ़ यू नो कि आपने जब स्लोप पढ़ा होगा देन आपने इसका एक और नेम होता है स्लोप का, ग्रेडियंट। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, बट आई थिंक ये क्लास 10th की NCERT में भी दिया गया है ना, मैथ्स में, इफ़ यू एवर रिकॉग्नाइज दैट, ओके। सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो अब क्या है, थर्ड पॉइंट है ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल्स। तो जब मटेरियल्स ऐड होते रहेंगे ओवरलोड होते रहेंगे, है ना। तो मटेरियल्स नेचुरली और आर्टिफिशियल फिलिंग होती है, वो नेचुरली हो या आर्टिफिशियल हो दैट डजंट मीन्स, बट यहाँ पे ओवरलोडिंग होती है, हैवी रेनफॉल हो जाती है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल ओवरलोडिंग हो जाती है, सैचुरेशन एंड ल्यूब्रिकेशन हो जाता है स्लोप मटेरियल्स का, ठीक है। फिफ्थ है रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेसेस। तो रिमूवल हो जाता है मटेरियल्स का, क्योंकि जो स्लोप के ऊपर जितने भी मटेरियल्स हैं ना, मतलब जो टॉप मोस्ट मटेरियल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, है ना, क्योंकि एक्सफोलिएशन हो रहा है बाय द वे, ठीक है। एक्सेसिव नेचुरल सीपेज हो जाएगा, हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर हो जाएगा फ्रॉम लेक्स, रिजर्वॉयर्स एक्सेट्रा, ठीक है। हीव क्या है, हीविंग अप ऑफ सॉइल्स ड्यू टू फ्रस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेज। फ्लो एंड स्लाइड आर 3 फॉर्म्स ऑफ मास मूवमेंट, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स के हैं एग्जाम्पल्स, ओके। तो ये 3 फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, जो कि फ्लो है, स्लाइड है, हीव है, ओके। सो अब हम लोग पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो लैंडस्लाइड्स क्या होता है सबको पता है, सबने थोड़ा थोड़ा जाना हुआ है कि लैंडस्लाइड्स क्या हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लैंडस्लाइड्स जब हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल फिनोमिनास, ठीक है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लैंडस्लाइड्स को, और ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, लेवल उसका शिफ्ट हो जाता है। एंड ये अभी रिसेंट में केसेस हुए हैं जोशीमठ में, जो कि उत्तराखंड में है। एंड जोशीमठ टेम्पल जो उसका एरिया है, तो वो ऑलरेडी एक रेड जोन था, वहाँ पे ऑलरेडी ये अकर करता रहता है लैंडस्लाइड्स, एंड दिस had a very harmful impact on the society and on the environment, okay। तो ये लैंडस्लाइड्स है। एंड यहाँ अगर बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा है बिकॉज आज शिवरात्रि है, और बैकग्राउंड में क्या है, थोड़ा यहाँ पे ही टेम्पल है, तो टेम्पल में ढोल वगैरह बज रहे हैं। सो सॉरी इफ़ यू आर distracting from these sounds, okay, so sorry, but you have to focus on the topic only, okay। so landslides क्या है, these are relatively rapid and perceptible movements। कैसे होते हैं, रैपिड होते हैं, perceptible movements होते हैं, एकदम से हो जाता है, ज़मीन खिसक जाती है ना, बोलते हैं ना आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, तो ये वही है लैंडस्लाइड। तो ये सिर्फ कहावत है, बट ये एक्चुअली होता है। तो यू कांट इमेजिन कि कैसा लगता है। जो लोग वहाँ पे ऐसी एरियाज़ में रहते हैं, दे नो द फियर हाउ दे फेस, ओके, these kind of things, ठीक है। the materials involved are relatively dry, the size and shape of the detached mass depends on the nature of discontinuities in the rock, ठीक है। the degree of weathering and steepness of the slope depending upon the type of movement of materials, several types are identified in this category, ठीक है। तो बहुत टाइप्स के होते हैं लैंडस्लाइड्स, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, है ना। तो स्लम्प इज स्लिपिंग ऑफ वन, ठीक है। स्लम्प क्या होता है, स्लिपिंग हो जाएगा ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिस विद अ बैकवर्ड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विच द मूवमेंट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं। स्लम्प क्या है, स्लिपिंग हो जाएगा जब मटेरियल्स का, लेकिन एक बैकवर्ड रोटेशन के साथ, है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड स्लम्प, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें डेब्रिस जो होता है वो डेब्रिस स्लाइड बना लेता है। डेब्रिस मतलब कोई वेस्टेज सा मटेरियल, ठीक है। डेब्रिस फॉल इन नियरली अ फ्री फॉल ऑफ अर्थ। सो आप इस फिगर में देख पा रहे होगे कि इसमें स्लम्प बॉडी शो की गई है, बैकवर्ड रोटेशन हो रहा है साथ साथ, ठीक है, और डेब्रिस जो है वो इकट्ठा हो रहा है एक जगह, है ना। तो ये स्टीप स्लोप्स होते हैं, फास्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो कि जो लोग जहाँ यहाँ पे रहते हैं, जिनके हाउसेज होते हैं, तो ऑलमोस्ट डैमेज हो जाते हैं ना, कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे रॉक्स भी होता है, एक सफिशिएंट और सब्सटैंशियल डेप्थ
तक ये मटेरियल्स अफेक्ट करते हैं, रॉक स्लाइड्स होता है, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द पीपल, क्योंकि लोगों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है जो लोग ऐसी एरियाज़ में रहते हैं। तो डेंजर जोन होते हैं ऐसे एरियाज़, ओके, डेंजर जोन बोल दिया जाता है इन एरियाज़ को, ओके। अब हमारा दूसरा जियोमॉर्फिक प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन। तो इरोजन है किसी चीज़ का रिमूवल और डिपोजिशन है किसी चीज़ का एडिशन, है ना। तो इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोड कर जाती है, यानी रॉक्स का जो डेब्रिस है या जो भी है, ठीक है, जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है, जब वो इरोड अवे हो जाती है तो बाय रनिंग वाटर, बाय ग्राउंड वाटर, बाय एनीथिंग, बाय एनी एजेंट लाइक विंड, वेव्स, ग्लेशियर्स, ठीक है, जो भी हैं ये इरोजन है। एंड एडिशन जब होता है बाय रनिंग वाटर एंड वॉट एवर थिंग्स आर नीडेड, ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी एजेंट्स जब एडिशन करते हैं सॉइल का तो वो डिपॉजिट होती रहती एंड देन दे फॉर्म अ बिगर एंड हिली टाइप स्ट्रक्चर, ओके। तो आपने देखा होगा स्मॉल हिल्स होते हैं, क्लिफ्स होती हैं, वो इसी तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। दैट मीन थ्रू वेदरिंग एड्स इरोजन इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इरोजन टू टेक्स प्लेस। वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेस, लेकिन साथ ही में डिपोजिशन भी होता है। एंड जो ये चीज़ें हैं ये कंट्रोल्ड होती हैं बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एसेट्रा। तो ये सब इन चीज़ों से ही कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन, जो कि वेदरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन मिलियन ऑफ ईयर्स में होता है, ठीक है, बहुत समय लग जाता है सॉइल फॉर्मेशन में। दैट्स वाई सॉइल पोल्यूशन नहीं करना चाहिए एंड दैट्स वाई वी शुड नॉट वेस्ट सॉइल, ठीक है, क्योंकि आज सब लोगों को सॉइल खरीदनी पड़ती है इन अर्बन एरियाज़, ठीक है। रूरल एरियाज़ में तो अभी भी मिल जाएगी, बट अर्बन एरियाज़ में लोग सॉइल खरीद के लाते हैं, क्योंकि घर में ना लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना, वर्टिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इफ़ यू हैव सीन समवेयर और दिस काइंड्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं लोग, अपनी टेरेसेस में करते हैं, एंड कुछ जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है ना, वो लोग करते हैं, तो उनको सॉइल खरीदनी पड़ती है बाकायदा। सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट सॉइल एंड डू नॉट पल्यूट सॉइल, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन, तो अब हमने देखा कि वेदरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है सॉइल फॉर्मेशन, जो कि बहुत सालों में होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन में हम लोग सीधा जाते हैं, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, स्लोड होती है, ठीक है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करेगा, जब कैसे इंक्रीज करता है, ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं सॉइल में, ठीक है, वो कैसे इंक्रीज करते हैं, ह्यूमिडिटी कैसे आती है, ह्यूमस कैसे आता है सॉइल में, ठीक है। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स रिच कैसे सॉइल बनती है, बिकॉज ये जो एटमॉस्फेयर में हमारे प्लांट्स हैं, फॉसिल्स जो हो जाते हैं, ठीक है, ये सब के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इनको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, देन दे इंक्लूडेड इन द सॉइल एंड देन दे फॉर्म सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर फार्मिंग, ओके, क्रॉप फार्मिंग के लिए जो बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो इस वजह से ये सॉइल का फॉर्मेशन जो है ये मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेता है, ठीक है। एक्चुअली जो सॉइल हमारी यूज़फुल है वो कम होती चली जा रही है, जो हमें यूज़ में आ सकती है, ठीक है। तो इसको ही हमें पढ़ना है। तो पहली चीज़ तो हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, जब माइक्रो, देखिए जो रॉक्स से सॉइल जो ये उनके ग्रेन्स से, उनके क्या बोलते हैं उनको, ग्रैन्यूल्स से जो सॉइल बन रही है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा रफ़ होगी, उसमें ह्यूमस नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर एंड जो भी वाटर कंपोनेंट्स हैं, रेनफॉल है, ये उसको रिच इन ह्यूमस बना देती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। एंड साथ ही साथ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मेजर रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स और सिंपलर क्या है, ये जितना भी जो फॉसिल्स है, जो भी चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जो प्लांट से मिलता है, ट्रीज, ओके। तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं फाइनली वो क्या करती है, सॉइल को बाइंड अप कर लेती हैं, क्योंकि अगर रफ सॉइल है, लाइक सैंडी सॉइल है, तो वो बाइंड अप नहीं हो पाएंगी रूट्स के थ्रू। तो उसको बाइंड करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, एंड सॉइल में कुछ ह्यूमस होना चाहिए। तो जब वो चीज़ें हो जाती हैं, सो प्लांट की रूट्स, जब हम लोग प्लांटिंग, जब हम लोग एफॉरेस्टेशन करते हैं तो क्या होता है, ट्रीज़ को प्लांट करते हैं तो क्या होता है, वो रूट्स को, उसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड अप कर लेती है एंड दैट मेक सॉइल मैच्योर एंड फिट फॉर फार्मिंग, ओके। तो सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स क्या है, उसके सॉइल को फॉर्म कैसे, कौन से फैक्टर्स करते हैं। तो पहला है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल सबको पता है कि रॉक्स है,
ठीक है, कैन बी इन सितु और ऑन साइट, ठीक है। वेदर्ड रॉक, जो वेदर्ड रॉक होती हैं वो पेरेंट मटेरियल है, बिकॉज जो फाइनली जो है वो रॉक से ही बन रही है सॉइल, ठीक है। रॉक्स ही मेजर जो मतलब रॉक्स का जो पहला स्टेप है वही तो मतलब सॉइल फॉर्मेशन का पहला स्टेप रॉक्स, तो रॉक्स एक मेजर रोल प्ले करती हैं सॉइल फॉर्मेशन में। दूसरा है टोपोग्राफी, ठीक है। तो ये टोपोग्राफी क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ अ सरफेस कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल्स टू सनलाइट एंड अमाउंट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज ओवर एंड थ्रू द पेरेंट मटेरियल्स। यानी कि टोपोग्राफी किस काइंड ऑफ की रॉक है, वो कौन सी काइंड ऑफ रॉक है, कैसी रॉक्स है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, कौन से टाइप ऑफ रॉक है, एंड देन उसका कितना एक्सपोजर है टू द एनवायरमेंट, टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, कि कितना उसको सनलाइट मिल पा रही, कितना उसके अंदर वाटर कंपोनेंट है, कितना क्या है, ठीक है। दैट मेक्स टोपोग्राफी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। अब तीसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबको पता है, क्योंकि वो मॉइस्चर देता है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी, जितने भी ये सारे फैक्टर्स हैं ये सब कौन प्रोवाइड कराता है? क्लाइमेट, ठीक है। टेम्परेचर, तो पीवीटी जो है वो एक्चुअली रिलेटेड टू किसका है? क्लाइमेट, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या करता है? सॉइल को मॉइस्चर देता है, मॉइस्चर कंटेंट देता है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, एंड देन वो अपना वर्क करते हैं सॉइल को, जो भी वो ह्यूमस रिच बनाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं, ये सारी चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से सॉइल में क्या होते हैं? मिनरल्स आ जाते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सारे मिनरल्स आ जाते हैं। सिलिका जो होता है वो सॉइल से रिमूव हो जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी फिट, ठीक है। सिलिका का जो रिमूवल है उसको बोलते हैं डीसिलिकेशन, ओके। इन ड्राई क्लाइमेट्स हाई टेम्परेचर होता है, इवेपोरेशन एक्सीड कर देता है प्रेसिपिटेशन को, एंड जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होता है? इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है। तो होता क्या है उससे कि सॉल्ट का जो क्वांटिटी है सॉइल में वो ज़्यादा हो जाता है। तो एरिड एरियाज में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सॉल्ट का जो क्वांटिटी है सॉइल में वो ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट द क्वांटिटी ऑफ सॉइल विच इज़ प्रेजेंट इन द क्रस्ट ऑफ द सॉइल, या जो भी बोल सकते हो आप अपर लेयर में, उसको हम लोग हार्ड पैन्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में इतना ये नहीं हो पाता है, कंकर्स का फॉर्मेशन रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स बोलते हैं इनको। तो दैट आर द मेन कंपोनेंट्स, ओके, जो कि सॉइल को हमारा इनरिच करते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, सेमी एरिड एरियाज़ में क्या है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्या है, एंड जहाँ पे एलुवियल फैम पाई जाती है वहाँ पे क्या है, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी अब क्या है? तो ये एक्टिविटी जो है ये वेजिटेटिव कवर और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये पेरेंट मटेरियल्स होते हैं, जहाँ पे ये वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबली हो पाती है, बिकॉज क्योंकि जहाँ पे नेचर का जो क्वांटिटी है, मतलब जो भी हम लोग बोल सकते हैं ये जो बायोम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे अच्छे अमाउंट में, वहीं पे ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। अब ये करता कौन है? ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। कुछ और जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं, लाइक टर्माइट्स, लाइक अर्थवॉर्म्स, रोडेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या करता है? हमारी सॉइल को एनरिच करने में मदद करता है, ठीक है। क्रॉप फार्मिंग के लिए बहुत ही सूटेबल हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन होने लगता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन जब तक, और नाइट्रोजन मिलता कहाँ से? एक तो एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से क्या डायरेक्टली प्लांट यूज़ कर पाता है नाइट्रोजन? नो, वो सॉइल से यूज़ करता है। तो सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से पहले सॉइल लेता है, सॉइल में वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होती है नाइट्रोजन, एंड ये जो बैक्टीरियाज हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ऑफ नाइट्रोजन को सिंपलर मॉलिक्यूलर ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करने में, एंड देन वो यूज़ कर पाता है प्लांट्स, एंड देन प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेज में कौन तोड़ता है? बैक्टीरियाज, एंड दैट बैक्टीरिया आर नोन एज राइजोबियम, ठीक है। तो राइजोबियम वो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन के हार्डर मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, ठीक है। अब लास्ट फैक्टर है टाइम। तो ये जो टाइम है, ये टाइम क्यों एक कंट्रोलिंग फैक्टर है? क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कितना फॉर्मेशन हो पाएगा, कितनी सॉइल फॉर्म हो पाएगी, कितने प्रोसेसेस ऑपरेट हो पाएंगे। ये डिटरमाइन करता है मैच्योरिटी ऑफ सॉइल एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट, क्योंकि सॉइल की प्रोफाइल आपने पढ़ी होगी कि ये यहाँ पे ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे सेमी एरिड सॉइल पाई जाती है, ठीक है। सैंडी सॉइल कहाँ पाई जाती है? तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम, यस, कि कितनी वो मैच्योर हो पाई है सॉइल, तो कितना मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो अच्छी हो पाएगी, फिट हो पाएगी फॉर क्रॉपिंग एंड
मैनी मोर थिंग्स, जो कि सॉइल जितने जितने भी चीज़ों में, वेजिटेशन के लिए, ठीक है, प्लांट्स ग्रोथ के लिए, तो ये डिपेंड कर जाता है। सॉइल्स डेवलपिंग फ्रॉम रिसेंटली डिपॉजिट एलुवियम और ग्लेशियल टिल आर कंसिडर्ड यंग एंड दे एग्जिबिट नो हॉरिजन्स और पुअरली डेवलप्ड हॉरिजन्स, ठीक है। तो जो अभी अभी डिपॉजिट एलुवियम हुई है वो सॉइल जो है वो फिट नहीं होती है, उसको पुअरली डेवलप्ड हॉरिजन बोलते हैं, ठीक है। तो नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम इन एब्सोल्यूट टर्म्स कैन बी फिक्स फॉर सॉइल्स टू डेवलप एंड मैच्योर। ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि सॉइल कब तक मैच्योर होगी। तो एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है अभी तक। तो ये देखिए रॉक्स है, ठीक है, फिर ये वेदरिंग होती है तो ये स्मॉलर स्मॉलर ग्रैन्यूल्स में टूट जाते हैं जिनको हम लोग कंकड़ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। एंड देन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेजर रोल प्ले करते हैं, जो क्या करते हैं, सॉइल को ह्यूमस रिच बनाते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। एंड देन हमारे प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, क्रॉपिंग हो पाती। सो और ये पूरा जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम कंट्रोलिंग फैक्टर है वो है, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में राइजोबियम जो क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग में, ठीक है, वो क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए होती है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा एंड अब क्या है, हम लोग न्यू चैप्टर पे जाएंगे। सो ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, प्लीज़ कंटिन्यू करिए वॉचिंग को और क्या करिए, फॉलो करते रहिए रेगुलरली चैनल को एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द बैकग्राउंड। ओके, बाय बाय।